जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र। वॉर एक ऐसा शब्द है जिसको सुन के हमारे मन में खौफनाक विचार आने लगते हैं। युद्ध में हार या जीत किसी भी पार्टी की हो, लेकिन इंसान और इंसानियत दोनों तरफ से मारी जाती है। अब ऐसे में आप लोगों ने यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में सुना ही होगा। आइए आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 फरवरी 2022 को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर इन्वेजन का अनाउंसमेंट कर देते हैं और रशियन फोर्सेस यूक्रेन पर इन्वेड करना स्टार्ट कर देती हैं। Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. आज वॉर को स्टार्ट हुए लगभग 14 दिन से ऊपर हो गया है। सैकड़ों सैनिक यूक्रेन के मारे जा चुके हैं। रशियन फोर्सेस एक एक करके तमाम शहरों पर इन्वेड कर रही हैं और एक एक करके उन सभी शहरों को तबाह किए जा रही हैं। В режиме реального времени. На фоне истерии в западных СМИ объективно оценить ситуацию помогает видео с веб-камер, которые установлены прямо на улицах. Ну вот, например, столица Украины, Киев. Все тихо, спокойно. धीरे धीरे यह वॉर और इंटेंस होता चला जा रहा है। खैर, इस वॉर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस वॉर के रीजन को समझना पड़ेगा और उससे पहले हमें यूक्रेन की पोजीशन को समझना पड़ेगा। अब अगर हम मैप पर देखते हैं तो यूक्रेन जो है वो बीच में लाई करता है बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच में। अब ऐसे में यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। अब अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो रशिया जो है वेस्ट साइड से यानी पश्चिम से वो पूरा नाटो कंट्री से घिर जाएगी। अब ऐसे में रशिया कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बन जाए। रशिया की बॉर्डर से लगे हुए यूक्रेन के दो रीजन्स डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये 2014 से ही कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बने हुए हैं। यहाँ पर प्रो रशियंस लोग रहते हैं जो खुद को रशिया का मेंबर समझते हैं, यानी वो अपने आप को रशियन समझते हैं। इनके और यूक्रेनियन गवर्नमेंट की फोर्स के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब आइए हम रशिया और यूक्रेन के स्टैंड को समझते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से यह दावा करते आए हैं कि 1990s में अमेरिका ने यह दावा किया था कि नाटो अलायंस में जितनी कंट्रीज हैं उतनी ही रहेंगी, उन कंट्रीज में कोई और कंट्री ऐड नहीं की जाएगी। लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन यह दावा करते हैं कि अमेरिका ने वह रूल ब्रेक कर दिया है, क्योंकि रशिया के बॉर्डर से लगे हुए 4 देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुविया ये पहले नाटो का मेंबर्स नहीं थे, लेकिन अब नाटो के मेंबर्स बन चुके हैं। रशिया के प्रेसिडेंट यह भी दावा करते आए हैं कि नाटो इन कंट्रीज के थ्रू रशियन बॉर्डर्स पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस को लगातार इकट्ठा कर रही है। अब ऐसे में रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाए। अब वहीं यूक्रेन का स्टैंड है कि यूक्रेन अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, वह अपने डिसीजंस खुद से लेना चाहता है। वह ट्रेड रिलेशंस और बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूरोपियन देशों के साथ समझौता करना चाहता है। वह अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए नाटो जैसे अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है। खैर, आइए हम थोड़ा यूक्रेन की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं 1918 से, जब यूक्रेन को रशियन एम्पायर से आज़ादी मिली थी। क्यों मिली थी? आपको पता ही होगा कि 1917 में यानी 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उस वक्त रशियन एम्पायर को ओवरथ्रोन कर दिया गया था। 1921 में जिन लोगों ने रशियन एम्पायर को ओवरथ्रोन किया था वही लोग यूक्रेन पर जाकर इन्वेड कर देते हैं और यूक्रेन पर कब्जा जमा लेते हैं। 1922 में यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसमें लगभग 15 देश शामिल होते हैं। उसी में से एक देश होता है यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब असली चेंज आता है 1991 में, जब यूएसएसआर का विभाजन होता है। यूएसएसआर टूटकर अलग अलग देश बन जाते हैं और रशिया जियोग्राफिकली वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश बन जाता है और यूक्रेन को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाती है। अब इस इंडिपेंडेंस के बाद लोग दो माइंडसेट में डिवाइड हो जाते हैं। पहले वाले सोचते हैं कि यूक्रेन अब इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम फ्रीली रह सकेंगे, हम अपने डिसीजंस खुद से लेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और एक पैट्रियोटिक फीलिंग आने लगती है उनके अंदर। वहीं दूसरा ग्रुप यह सोचता है कि यह पार्टीशन जो है वो गलत हुआ है और हम अभी भी रशियंस ही हैं और यूक्रेन को अभी भी रशिया के साथ में ही रहना चाहिए और इन्हीं लोगों को प्रो रशियंस कहा गया है। अब इस पार्टीशन को काफी लोग गलत मानते हैं। उन्हीं में से है एक रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। काफी बार पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि यूएसएसआर के विभाजन के टाइम काफी सारे रशियंस लोग यूक्रेन में रह गए हैं। यूक्रेन की जनता यहाँ तक कि उनके लीडर्स भी दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप का मानना होता है कि यूक्रेन अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहीं दूसरा ग्रुप यह सोचता है कि अभी भी हम रशिया का ही पार्ट हैं और यूक्रेन को रशिया के अलायंस में रहकर ही काम करना चाहिए। 1991 में
जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ, यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ, सोवियत रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन के लीडर लियोनिड क्राउकुच को प्रेसिडेंट बनाया गया। 1994 में दोबारा से प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए और लियोनिड कुचमा लियोनिड क्राउकुच को हरा करके प्रेसिडेंट बने। 1999 में दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए और इस बार भी लियोनिड कुचमा भारी मतों से विजयी हुए। हालांकि इस इलेक्शंस में उनके ऊपर फ्रॉड के भी चार्जेस लगे थे। 2004 में रशिया के सपोर्टर विक्टर यानुकोविच प्रेसिडेंट बनते हैं। हालांकि ये क्लेम होता है कि उस वक्त इलेक्शंस में फ्रॉड किया गया था और इसके अगेंस्ट में यूक्रेन में भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होता है, जिसको हम ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब इस प्रोटेस्ट का नतीजा यह होता है कि विक्टर यानुकोविच को गद्दी से हटा दिया जाता है और विक्टर यूशचेंको, जो कि यूरोपियन नेशन के सपोर्टर होते हैं, उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 2005 में विक्टर यूशचेंको यह प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने आप को रशियन इन्फ्लुएंस से आज़ाद करेंगे, यानी जो भी रशियन कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं उसको एंड करेंगे और हम खुद को यूरोपियन नेशंस की तरफ और नाटो की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। 2008 में नाटो यह प्रॉमिस करता है यूक्रेन को कि वह यूक्रेन को नाटो का मेंबर बना लेगा। 2013 और 2014 में एक मेजर चेंज आता है जब विक्टर यानुकोविच की गवर्नमेंट वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में अपने ट्रेडिंग रिलेशंस को एंड कर देती है और वह मॉस्को की तरफ अपने ट्रेडिंग रिलेशंस और इकोनॉमिक सपोर्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करने लगती है। इसके अगेंस्ट में यूक्रेन की कैपिटल कीव में भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होता है, जिसमें विक्टर यानुकोविच की गवर्नमेंट वायलेंस का यूज करती है और सैकड़ों प्रोटेस्टर्स मारे जाते हैं। अब उसका रिजल्ट यह होता है कि फरवरी 2014 में यूक्रेन की पार्लियामेंट विक्टर यानुकोविच को प्रेसिडेंट के पद से हटा देती है। अब उन्हीं सबके बीच में रशियन सपोर्टर्स क्रीमिया के पार्लियामेंट को कैप्चर कर लेते हैं और क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर देते हैं और उसको आजाद घोषित कर देते हैं। अब उसके बाद में बिजनेसमैन पेट्रो पोरोशेंको को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्टर्स होते हैं। 2017 में यूक्रेन की गवर्नमेंट वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में फिर से अपने ट्रेडिंग रिलेशंस को स्टार्ट कर देती है। यूक्रेन में वेस्टर्न ट्रेडर्स के लिए वीजा फ्री कर दिया जाता है ताकि यूरोपियन नेशन से ट्रेडिंग रिलेशन को और बेहतर बनाया जाए। 2019 में एक्स कमेडियन वोलोदिमिर जेलेंस्की को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाया जाता है। वो यह कहते हैं कि वो रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे और यूक्रेन को एक करप्शन फ्री देश बनाने की कोशिश करेंगे। अब मार्च 2020 को यूक्रेन में लॉकडाउन लगता है कोरोना वायरस के चलते। अब उस वक्त IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूक्रेन को $5 बिलियन के सपोर्ट देता है। जनवरी 2021 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो बिडेन से नाटो में एंट्री के लिए हेल्प मांगते हैं, जिसकी वजह से रशिया नाराज हो जाता है। अप्रैल 2021 में रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर भारी मात्रा में आर्मी फोर्सेस को डिप्लॉय कर देता है और जब उस पर इंटरनेशनल क्वेश्चंस होते हैं तो वह कहता है कि वो वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब अक्टूबर 2021 में यूक्रेन टर्की में बने बायरेक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करता है ईस्टर्न यूक्रेन पर सर्विलियंस के लिए, जहां पर प्रो रशियंस लोग रहते हैं जो रशिया के सपोर्टर्स हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि रशिया इस बात से गुस्सा हो जाएगा। अब ऐसे में रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस को बढ़ा देता है। 7 दिसंबर 2021 को USA के प्रेसिडेंट जो बिडेन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को यह वार्निंग देते हैं कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो ऐसे में रशिया की सारी एक्टिविटी पर बैन लगा दिया जाएगा। अब इसके बदले में रशिया कहता है कि आप मुझे बस इतनी एश्योरेंस दे दो कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। अब इस पर USA रिएक्ट करता है कि यूक्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, वह चूज कर सकता है कि उसको किसे ज्वाइन करना है और क्या करना है। 4 फरवरी 2022 को पुतिन चाइना की कैपिटल बीजिंग में जाते हैं, जहां पर विंटर ओलंपिक चल रहा होता है और वह चाइना को यह कन्विंस कर लेते हैं कि वह यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने के खिलाफ में उनका साथ दे। अब यह भी सुना जाता है कि चाइना रशिया से यह कहता है कि आप यूक्रेन पर तब तक कोई मिलिट्री एक्शंस ना लें जब तक चाइना में विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं। 14 फरवरी 2022 को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन को वॉर के लिए तैयार रहने को कहते हैं। 23 फरवरी 2022 को पुतिन रशियन फोर्सेस को यूक्रेन पर इन्वेड करने का ऑर्डर दे देते हैं। पुतिन यूक्रेनियन फोर्स से सरेंडर करने को कहते हैं। आज वॉर को स्टार्ट हुए लगभग 14 दिन हो गए हैं। सैकड़ों या कहिए हजारों यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। इनमें कई सारे सिटीजन्स भी मारे जा चुके हैं। एक तरफ वॉर के स्टार्ट से पहले जहां नाटो कंट्रीज यूक्रेन का साथ देने का प्रॉमिस करती आ रही थी, वहीं अब वॉर में यूक्रेन अकेला पड़ गया है। बट यूक्रेन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन पूरी ताकत से रशियन फोर्सेस का सामना कर रहा है। यूक्रेन ने कुछ प्रिजनर्स को भी रिलीज कर दिए हैं जो वॉर में पार्ट ले रहे हैं और कुछ यूक्रेनियन पीपल जो दूसरे देशों में रह रहे थे वह यूक्रेन में वापस आकर वॉर में पार्ट ले रहे हैं
और रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूक्रेन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वह रशियन इन्वेड को रोक सके, बट यह जाहिर सी बात है कि बिना किसी सपोर्ट के यूक्रेन रशियन फोर्सेस को ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकता है। आपको कोई एक साइड चूज करने से पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि एक तरफ यूक्रेन है कि यूक्रेन अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम फ्री रहें, अपने डिसीजंस खुद से लें, अपने ट्रेड और अदर रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नाटो जैसे अलायंस को ज्वाइन करें। दूसरी तरफ रशिया है जो यह सोचता है कि अगर यूक्रेन नाटो में ज्वाइन हुआ तो वह वेस्ट साइड से यानी पश्चिम साइड से वह पूरा नाटो कंट्री से घिर जाएगा। अब इसलिए वह कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बने और इसीलिए रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड स्टार्ट कर दिया है। खैर अभी तक कोई भी देश यूक्रेन की सपोर्ट में आने को तैयार नहीं है। यूक्रेनियन मिनिस्टर्स इंडिया से भी हेल्प मांग रहे हैं। वो यह चाहते हैं कि इंडिया रशिया से बात करे और वॉर को स्टॉप करने में इनकी मदद करे। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि इंडिया के लिए कौन सा पोजीशन सही रहेगा? यूएन जनरल असेंबली में रशिया के एक्शन के अगेंस्ट वोट पड़ते हैं जिसमें सारे देशों से वोट डालने को कहा जाता है। अब ऐसे में 100 से ज्यादा देश रशिया के खिलाफ वोट करते हैं, वहीं कुछ देश रशिया के सपोर्ट में वोट करते हैं, वहीं लगभग 30 देश वोट देने से इनकार कर देते हैं और उन्हीं 30 देशों में से एक इंडिया भी है। और यह सही भी है कि इंडिया को एक नॉर्मल स्टैंड ही लेना चाहिए क्योंकि एक तरफ रशिया है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो कंट्रीज है। इंडिया किसी के साथ भी अपने रिलेशंस को खराब करना नहीं चाहेगा और वही एक बेटर ऑप्शन है ऐसी सिचुएशंस में। खैर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इंडिया को कौन सा स्टैंड लेना चाहिए। खैर वॉर को स्टॉप करने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। बहुत सारे एथलीट्स और बहुत सारे लोगों ने इस वॉर को स्टॉप करने के लिए रशिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। यहाँ तक कि रशिया की कैपिटल मॉस्को में भी हजारों लोग पुतिन से वॉर रोकने को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि यह तबाही और कितने दिनों तक चलती है। अब आज की वीडियो में एक पोइट्री के साथ खत्म करना चाहूंगा। I am not a military facility. I am not dangerous. I don't need to be rescued. I am on my homeland. I am just a kid. I don't want to wake up from sirens. I don't want my mom and dad running to bomb shelters. I want peace. खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।